अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 की न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 की आज हम एक्सरसाइज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस करने से पहले मैं आज आपको निशान लगवा दूँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का, जो कि हम बुक पे ही निशान लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, स्टेट इट्स यूनिट, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। काइनेटिक एनर्जी का उन्होंने कहा मायने बताएं, यूनिट बताएं और हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ये बताएं। तो 109 पेज ओपन करें। 109 पेज। इसमें बेटा आप लोग यहाँ से लेके 5.1 का आंसर करेंगे यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें ने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप लोग बताएं और बताएं कि कोई बॉडी जो है वो एक हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बताएं, आप लोग एक्सप्लेन करें। तो इसमें पेज नंबर 112 उन्होंने कहा है, देखें यहाँ पर 112 पर हमने टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन बता दें, उसके बाद यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी 5.2, यहाँ से लेके लास्ट तक आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो डेरिवेशन हमने की थी ये आप लोग लेक्चर से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फॉर ईच। अब इन दोनों के बारे में डिफरेंस बता दें और उन्होंने कहा साथ 3 एग्जाम्पल। तो इसका पेज नंबर है बेटा 117। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे और देन इसकी एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट पेज नंबर, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नॉन रीन्यूएबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, वाई देयर इज अ लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। अब उन्होंने कहा एफिशिएंसी किसी मशीन की बताएं, इसका क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा, एफिशिएंसी के टॉपिक में। यहाँ से यहाँ तक आप लोग करेंगे, देन इसका फार्मूला लिखेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, इनको हम एक्सप्लेन और डिटेल से पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 5.1 से लेके यहाँ से लेके हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स भी करेंगे 5.9 तक, ठीक है, कंप्लीट करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसमें आपको बेटा वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मुसलसल उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, वो फिर भी रेस्ट पर है, तो क्या उसके ऊपर कोई वर्क डन होगा, बताएं। अब इसके आंसर में उन्होंने हमें कहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इवन, इसका आंसर है बेटा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इवन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अब उन्होंने कहा अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रिमेन रेस्ट पर है, यहाँ तक कि उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, जैसा कि एक दीवार है, वॉल है, ठीक है, ये वॉल है बेटा, इसके ऊपर कोई बंदा फोर्स लगाई जा रहा है, ठीक है। फोर्स लगाने की वजह से ये दीवार मूव तो नहीं कर रही, फोर्स तो लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर। ये वॉल है, इसके ऊपर फोर्स लगी जा रही है, मगर ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही, तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर वर्क डन होगा कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, देन द वर्क डन इज जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वो रेस्ट पर है, तो देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो नो मैटर हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। ये हम चीज़ देखेंगे कि नहीं, कि कितनी, ये मैटर ही नहीं करती चीज़ कि कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही। जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करेगा, तब देन हम कह देंगे कि वहाँ पर वर्क डन जो है वो हमारा जीरो है, ठीक है बेटा। W इक्वल एफ एस, और एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है हमारे पास, तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जो है वो जीरो जूल हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 5.2, अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज दिस पॉसिबल। उन्होंने कहा एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। कार जो है वो स्लो मूव कर रही है और मोटरसाइकिल जो है वो फास्ट मूव कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी कार की ज़्यादा हो। कैसे पॉसिबल है ये बताएं। येस, अ स्लो मूविंग कार हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल।
हमने कहा कि जी हाँ ऐसा है। अब हम इसकी रीज़न देखते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन बोथ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के स्क्वायर पर ही डिपेंड करते हैं, ये हमने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv²। ठीक है। अ कार हैज़ मच मोर मास, कार का तो मास बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल को देखें तो। ठीक है। देन अ मोटरसाइकिल, सो इवन एट लो स्पीड, यहाँ तक कि वो लो स्पीड पर भी हो, उसका मास तो ज़्यादा है ना। इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन बी ग्रेटर, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है जस्ट आपको समझाने के लिए। एक कार है और मोटरसाइकिल है। ठीक है। कार का मास लेट्स सपोज हम 1200 kg कहते हैं, स्पीड उसकी 10 है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी फॉर्मूले में 1/2 mv² में हमने सारी वैल्यू पुट की और हमने आंसर निकाल लिया। सेम इसी तरह मैंने जो मास है मोटरसाइकिल का वो बहुत कम लिया है, 200 लिया है। ठीक है। और स्पीड जो है इसकी तेज़ ले ली है। तो यहाँ पर भी तो इन्होंने यही कंडीशन दी थी, फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल। ठीक है। इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी और जब मैंने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो दिन इसने आंसर ये दिया हम। तो 60,000 जॉल वर्क जो है हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, या 40,000 जो जॉल एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 60,000 जॉल ज़्यादा है, वो किसकी है? कार की, जो स्लो मूविंग कार है। ठीक है। नेक्स्ट है 5.3। अ फोर्स F1 डज 5 जॉल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। एक फोर्स है, वो वर्क डन कर रही है 5 जॉल 10 सेकेंड के अंदर। अनदर फोर्स, एक दूसरी फोर्स है F2 डज 3 जॉल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। वो अपना वर्क डन कर रही है 5 सेकेंड के अंदर। तो विच वन फोर्स डिलीवर्ड ग्रेटर पावर, कौन सी फोर्स जो है वो ज़्यादा पावर देगी, डिलीवर करेगी, ये बताएं। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है हमने पढ़ा है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क की, जितना काम हो रहा हो, जितने टाइम में हो रहा हो, वो हमारे पास क्या है? पावर है। सो वी नीड टू कैलकुलेट पावर ऑफ ईच फोर्स। हम इन दोनों फोर्सेस की पावर फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए, फर्स्ट है हमारे पास पावर P इक्वल W/T। इसमें हमने दो पावर फाइंड कर ली है, इसलिए मैंने डिनोट कर दिया 1 से और 2 से। ठीक है। फर्स्ट जो वर्क डन हुआ वो 5 जॉल था। कितने टाइम में हुआ था? 10 में, 10 सेकेंड, वो मैंने लिख दिया। ठीक है। और डिवाइड करके हमने आंसर लिख दिया। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पावर है P2। इसमें मैंने वर्क डन लिखा 3 जॉल और टाइम दिया था 5 सेकेंड। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.6। तो पावर किसने ज़्यादा दी? सेकेंड ने। तो सो F2 डिलीवर्ड ग्रेटर पावर। इट डिड 3 जॉल वर्क इन 5 सेकेंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम। इसका मतलब है कि जो F2 है फोर्स, उसने कम वक्त में हमें ज़्यादा पावर दे दी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 5.4। अ वुमेन runs up a flight of stairs. The gain in her gravitational potential energy of 4,500 joule if she runs up the stair same stairs with twice the speed. What will be her gain in potential energy? उन्होंने कहा एक औरत है, वो सीढ़ियों के ऊपर जा रही है, तो क्या उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा गेन करेगी। और अगर उन्होंने कहा है कि वही लड़की उसी सेम स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर डबल स्पीड के साथ जाए, तो तब क्या वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी? इसका आंसर हम देखते हैं। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, ओनली ऑन हाइट, मास एंड ग्रेविटी, नॉट ऑन स्पीड। अब इसमें बेटा आंसर में हमने ये बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है हाइट पर, मास पर, ग्रेविटी पर, स्पीड पर तो करती नहीं है। हमें पता है कि स्पीड पर कौन करती है, वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh। क्या है? mgh। इफ द वुमेन रन्स अप द सेम स्टेयर सेम हाइट इवन एट ट्वाइस द स्पीड, हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम। अगर वही औरत जो है उसी हाइट पर, उन्हीं स्टेयर्स पर डबल स्पीड के साथ भी चले जाए, तो तब भी उन्होंने कहा उसकी जो स्पीड है और पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है। स्पीड चाहे डबल भी हो जाए, हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल स्टिल बी 4,500 जॉल्स। और जो उसकी एनर्जी है वो स्टिल उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है। 5.5 डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। डिफाइन वर्क, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने यही पढ़ा था ना कि कोई फोर्स लग रही हो किसी मास के ऊपर,
इस डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, वर्क डन है, W=FT, और इसका ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था, वर्क इज जाउल, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 5.6, what is potential energy of a body of mass m when it is rise through a height h। अगर उन्होंने कहा है हम किसी मास को राइज करें, किसी हाइट के ऊपर ले जाएं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताएं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, द हाइट इट इज राइज टू, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी पर डिपेंड किस पर कर रही होती है, मास पर, हाइट पर, यह भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। और इसके फार्मूला से देख लें, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh, मास जो है किसी बॉडी का वो m से रिप्रेजेंट करते हैं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी हमें 9.8 और या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 हम कहते हैं। h इज़ द हाइट थ्रू विच द बॉडी इज राइज्ड, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो अगर हम हाइट पर लेके जाएं तो वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, पोजीशन की वजह से चेंज आता है। अब देखें बेटा 5.7 है, 5.6 हमने पढ़ लिया। 5.7 में वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव करी हो तो एक्सप्रेशन फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है किसी बॉडी में, प्रोसेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से, और इसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है। अब m इक्वल क्या है मास के, v क्या है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, और हमें पता है बेटा कि दिस एक्सप्रेशन शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। यही हमने 2-3 क्वेश्चंस का आंसर सेम यही है। किस पर डिपेंड कर रहा है ये एक्सप्रेशन, 1/2 mv² मास पर और स्क्वायर वेलोसिटी पर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। 5.8 डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। उन्होंने कहा एफिशिएंसी को फाइंड करें और बताएं कि सिस्टम जो है वो 100% हमें एफिशिएंसी क्यों नहीं देता। तो आंसर है द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम इज डिफाइंड इट एज अ रेशियो ऑफ द यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी, ऑफन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अब हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेटा क्या पढ़ा था, यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास क्या था एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। ये क्या है हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अ सिस्टम कैन नॉट हैव, सिस्टम जो है वो हमें 100% एफिशिएंसी नहीं देता, क्योंकि हमें पढ़ा था हमने अपने टॉपिक में कि सम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लॉस ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। हमने ये पढ़ा था कि कुछ एनर्जी जो है जब एनर्जी कन्वर्जन हो रहा हो पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, तो थोड़ा सी एनर्जी जो है वो हमारी लॉस होती है। किस वजह से, हीट में चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और अदर्स में, ठीक है। ये ही वजह है कि वो हमें 100% एफिशिएंसी नहीं दे रहा होता, ठीक है सिस्टम। 5.9 में है व्हाट इज़ पावर, डिफाइन द यूनिट यूज फॉर इट। और आप लोग पावर बताएं क्या है और उसका यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिफाइन करें। पावर इज़ अ रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। आपको पता है ना पावर क्या है, कितना टाइम हो रहा काम हो रहा हो, वर्क हो रहा हो, कितने टाइम में हो रहा हो, हमारे पास पावर है, उसका यूनिट जो है वो वाट है, ठीक है बेटा। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उन्होंने कहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इन दोनों के बारे में आप लोग बताएं। तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दोनों हम पढ़ चुके हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर दोज डैट कैन बी रीस्टोर्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम। इनको हम नेचुरली कुदरती तरीके पर जल्दी जल्दी हम रीस्टोर दोबारा कर सकते हैं ईजीली, जैसे सनलाइट है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और आगे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनको हम खुद क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे इनको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, आर लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड होती हैं, महदूद होती हैं, एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड विद अ ह्यूमन टाइम स्केल। इसको हम खुद अपने टाइम के मुताबिक नहीं बना सकते इंसान खुद। वंस यूज्ड दे आर डिप्लीटेड, अगर हम एक बार यूज़ कर लें तो ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने कोयला है, ऑयल वगैरह यूज़ कर लें तो वो ख़त्म हो जाती है ना, हम इसको इजीली रीजनरेट तो नहीं ना कर सकते, रीग्रोथ भी नहीं कर सकते नेचुरली तौर पर, ठीक है। इसमें आपकी आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी भी। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा कंप्लीट हो गए हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपको कह रहा है 5.1 कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी जो है किसी बॉडी की नेगेटिव हो सकती है? तो आंसर है बेटा नो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज इट डिपेंड ऑन मास, वो मास पे डिपेंड कर रही है, एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी बोथ ऑफ विच आर ऑलवेज पॉजिटिव, और वेलोसिटी पर डिपेंड करिए जो कि दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि हम इसका स्क्वायर लेते हैं, तो नेगेटिव भी होगा, स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। मैथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज स्क्वायर्ड मेकिंग इट पॉजिटिव। ठीक है। 5.2 विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इसमें उन्होंने कहा ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी बताएं किसकी है। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह दिया है कि वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस एज हैवी ट्रेवलिंग, ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा उसे हैवी है, और उसकी वेलोसिटी हाफ है। ठीक है। तो विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो बताएं। तो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए इस तरह लिखा है टू कंपेयर काइनेटिक एनर्जीज, हम इन काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट 1 2 भी आप लिख सकते हैं या अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है। मास पहला है m, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था, और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दी और मास का जो उसका फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है। हमारे पास आंसर ये आ गया। ऑब्जेक्ट बी में मास इसका कितना था 2m, क्योंकि उसने क्या कहा था हमें ट्वाइस। ठीक है। वेलोसिटी 1/2 v थी, हाफ थी। ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², इसमें हमने वैल्यू पुट की है, मास इतना था 2m, वो लिख दिया। हमने इसकी वेलोसिटी भी लिख दी। ठीक है। वेलोसिटी क्या थी 1/2, तो 1/2 जब यहाँ हमने पुट किया तो v का स्क्वायर हो गया, और 2 का भी स्क्वायर, 2 2 4 हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है। 2 हमारा 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे क्या रह गया mv² डिवाइडेड बाई 4। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में ज़्यादा है, ए वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो हम बता देंगे यहाँ पर कि द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद वी वेलोसिटी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। 5.3 अ कार इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड एट कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कार है वो मूव कर रही है कर्व्ड रोड के ऊपर। ठीक है। कर्व्ड रोड है, उसके ऊपर कार मूव कर रही है। डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ये बताएं उन्होंने कहा। ठीक है। इसका आंसर है बेटा नो, द कार्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द स्पीड, वो डिपेंड किस पर करती है, स्पीड पर, नॉट द डायरेक्शन। सिंस द कार स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टेज द सेम, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है। 5.4 है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कमेंट करें इस स्टेटमेंट पर कि ऑब्जेक्ट के पास जो है 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तो इसको हम बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज़ द एबिलिटी टू डू 1 जॉल ऑफ वर्क। हमने यही पढ़ा था ना कि एक बॉडी जो है बेटा उसके पास अगर 1 जॉल एनर्जी है तो उसमें क्या है, एबिलिटी 1 जॉल वर्क डन करने की एबिलिटी है। ठीक है। वो 1 जॉल तक वर्क डन कर सकता है। 5.5 while driving on a motorway tire of a vehicle sometime bursts, what may its cause। मोटरवे पर ड्राइविंग करते वक्त किसी व्हील का टायर जो है वो सम टाइम फट जाता है, उसकी वजह क्या है? तो हमें पता है कि उनके दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। रोड के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है ना। द टायर्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, कॉजिंग द एयर इनसाइड टू एक्सपैंड, उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है प्रेशर की वजह से। इफ़ द प्रेशर बिकम टू हाई, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, द टायर में बर्स्ट, तो ऐसा हो सकता है कि जो टायर है वो फट जाए। ठीक है। टेम्परेचर की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। 5.6 देखें बेटा, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट द बॉल स्मैश अ विंडो पैन, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन दिस इवेंट। उन्होंने कहा है बॉल खेलते वक्त ना गली में खेल रहे थे, बॉल जो है वो लगी है विंडो के ऊपर, उसने तोड़ दी है पैन को। तो आप लोग बताएं कि जो एनर्जी है वो किस में चेंज होगी उस लम्हे।
इसका आंसर है बेटा वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट द मूविंग बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग जो बॉल है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो रही है क्योंकि वो मूव करती हुई आ रही है ना, तो आपको पता है ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी वहाँ पर होगी, काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इट हिट्स, जब वो हिट करेगी एंड स्मैश द विंडो और पेन स्मैश कर देगी मतलब फोड़ देगी विंडो को, तो इट्स काइनेटिक चेंज इनटू साउंड एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी बेटा, हीट में चेंज हो जाएगी। एंड एनर्जी यूज टू ब्रेक द ग्लास, और उस एनर्जी में जो कि ग्लास को तोड़ने में मदद देगी। ठीक है। 5.7 देखें, अ मैन रोइंग बोट अप स्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज ही डूइंग वर्क। अब उन्होंने कहा एक आदमी है वो बोट चला रहा है, ठीक है, बाहर देखने वाले को लगता है कि वो रेस्ट पर है, वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताएं। येस ही इज डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है। द मैन इज यूजिंग फोर्स टू पुश द बोट अगेंस्ट द वाटर, तो वो पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट वाटर, वाटर के अगेंस्ट भी तो फोर्स लगा रहा है। इवन इफ द बोट इज नॉट मूविंग ऑन द शोर, यहाँ तक कि वो बोट जो है वो मूव नहीं कर रही। हिज बॉडी इज यूजिंग एनर्जी, मगर उसकी बॉडी जो है वो एनर्जी तो यूज कर रही है ना, ठीक है। सो वर्क इज बीइंग डन, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वर्क डन हो रहा है, चाहे वो एक जगह पे खड़ा है मगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स तो लगा रहा है, उसकी एनर्जी तो लग रही है ना। 5.8 देखें, अ साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेट हिल विदाउट पेडलिंग एंड टेक्स इट टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट हिल। अब उन्होंने कहा साइक्लिस्ट जो है ना विदाउट पेडलिंग एक हाइट से डाउनवर्ड आता है और फिर नेक्स्ट हिल दूसरी पहाड़ी की टॉप पर चला जाता है। एक पहाड़ी की चोटी से नीचे आता है और फिर पैडलिंग किए बगैर दूसरी की टॉप पर चला जाता है, पहाड़ी की टॉप पर। ठीक है, ड्रा डायग्राम करें कि क्या हुआ था वहाँ पर, ये सारा जो मंजर है उन्होंने कहा ये ड्रा करें कि क्या हुआ था। एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। इस टर्म को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है फिर आप लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है इसमें बताएं। तो देखें, तो बेटा ये हमारी डायग्राम है, इसमें देखें फर्स्ट वो कह रहा है साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टेप हिल, मतलब यहाँ से वो फर्स्ट टॉप से डाउनवर्ड आया है विदाउट पेडलिंग एंड टेक्स इट टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट हिल, और फिर वो नेक्स्ट हिल तक पहुँच गया। यहाँ पर ये क्या है, हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। जैसे ही वो डाउनवर्ड आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और फिर जैसे ही वो फिर हाइट पर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसी सारे बातों को जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है ये नीचे भी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया वर्डिंग में कि एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट हील के ऊपर द साइक्लिस्ट हैज़ हाई पोटेंशियल एनर्जी एज ही गोन डाउन हिल, जैसे वो नीचे की तरफ आया है पहाड़ी से, दिस चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी में। एट द बॉटम, बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी, वाइल गोइंग अप नेक्स्ट हिल काइनेटिक एनर्जी चेंज बैक इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम थी, जैसे वो ऊपर जाना शुरू करेगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। 5.9 बेटा लास्ट है, इज टिम्बर और वुड रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, कमेंट। उन्होंने कहा है टिम्बर और वुड जो है वो रीन्यूएबल हीट एनर्जी का सोर्स है या नहीं, ये कमेंट करें। यस, इसका आंसर है यस, टिम्बर और वुड इज़ आ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हीट एनर्जी का, क्योंकि बेटा ट्रीज कैन बी रीप्लांटेड, हम इनको रीप्लांट कर सकते हैं, रीग्रोथ दोबारा का हो सकती है इनकी। इट गिव्स हीट, ये हमें हीट देते हैं व्हेन बर्न, जब इनको जलाया जाता है। बट अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, मगर हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, देखिए हमने शॉर्ट भी कर लिए हैं सारे, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जो हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गए हैं, और हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। हमारे बेटा बस एमसीक्यूज करने वाले रह गए हैं, तो हमने स्टार्ट करें। 5.1 में वो कह रहे हैं वर्क डन इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखिए बेटा इसमें उसने कहा है कि वर्क डन कि मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा एंगल हो। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W इक्वल एफ डी। अब इनके दरमियान कौन सा एंगल हो तो बेटा ये मैक्सिमम होगा।
अगर आप बेटा यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आपके पास हमारे पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम आएगा, इसलिए इसका आंसर है ए। आप इसमें पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। पहले भी हमने ये टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में। 5.2 है अ जाउल कैन आल्सो बी रिटन एज। आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑप्शन बताए हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला बेटा पढ़ा है W इक्वल एफ डी के, ठीक है। W वर्क डन इक्वल जाउल इसका यूनिट है, और फोर्स का न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, ठीक है बेटा। अब फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है F इक्वल एम ए। तो मास को हम क्या कहते हैं, kg यूनिट है। एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पढ़ा है ना, V/T, वेलोसिटी एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर टी, और ये टी ऊपर चला जाता है तो हमारे पास सेकंड, तो हमारे पास बन जाता है मीटर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला गया, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर पुट करते हैं। न्यूटन का हमने यहाँ से फार्मूला निकाल लिया ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और मीटर एज इट इज़ साथ आ गया, ठीक है। अब kg एज इट इज़ आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखें 5.3 में वो कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, पावर का हमने पढ़ा था वाट, ठीक है बेटा। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। अब उन्होंने कहा वाटर पंप की जो पावर है वो 2 किलोवाट है। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन राइज इन 1 मिनट। कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 1 मिनट के अंदर वो लेके जा सकता है 5 मीटर की हाइट के ऊपर। इसकी पावर फाइंड करते हैं। पावर हमारे पास 2 किलोवाट है, तो 2 किलो की जगह हम 1000 लगा देंगे, 2 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, और 7 यूनिट लगा देंगे वाट का, ठीक है। और टाइम उसने दिया है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड उसमें होते हैं, ठीक है। हाइट बेटा दिया है 5 मीटर, वो हम लिख लेंगे। इसके बाद हमने फाइंड करना है मास। पावर हमें पता है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल W/T। यहाँ पर हम एनर्जी के फॉर्मूला पुट करेंगे mgh, क्योंकि यहाँ पर वर्क कोई एनर्जी है हमारे पास, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हम हाइट पर लेके जा रहे हैं वाटर को, और टाइम t हम पुट कर देंगे। अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, मास। तो हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड। P मल्टीप्लाई T यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और G यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर आएगा हमारे पास M। यहाँ पर जस्ट हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास P की वैल्यू भी है 2000 पुट करेंगे, टाइम 60 पुट करेंगे, G की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, ठीक है, ये आपको पता है। और H हमारे पास हाइट 5 मीटर है, वो हम लिखेंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। और मास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आएगा बेटा 2400 लीटर्स, ठीक है। 5.5 है अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब इसमें उन्होंने बुलेट का मास दे दिया और स्पीड दे दिया, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv², ये फॉर्मूला है ना बेटा। इसमें आप लोग वैल्यू पुट करें मैथ्स की। मैथ्स कितना था हमारे पास 0.05, और स्पीड कितनी थी 300 स्क्वायर करें, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और हमारा आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। 5.6 देखें बेटा, इफ़ अ कार डबल इट्स स्पीड। अगर कार की स्पीड डबल हो जाए तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर कार की स्पीड उन्होंने कहा हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, सेम रहेगी, या 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, या 4 टाइम इंक्रीज़ होगी, ये आप लोग बताएं। तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, मैथ्स भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। बढ़ा क्या हो रहे हैं, स्पीड, स्पीड ही बढ़ा रहे हैं ना, डबल कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 2v लिख देंगे, ठीक है बेटा। 2v लिखने के बाद यहाँ स्क्वायर आ गया। अब देखिए 1/2 m एज इट इज़ रहा, इसका 2 2 ज़ार 4 हो गया, और v का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस 4 को हम बाई ले आते हैं, अंदर क्या रह गया 1/2 mv²। तो 1/2 mv² किसका फॉर्मूला था, इसका
हम काइनेटिक एनर्जी प्राइम लिखते हैं कि जो नई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी तो वो आएगी 4 और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब कि वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम कार की स्पीड को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5.7 है द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी जो है प्रोसेस्ड होती है, बताएं। काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या सोलर एनर्जी है। मोशन की वजह से कौन सी होती थी काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से होती थी पोटेंशियल एनर्जी। जी हमारे पास आंसर बी हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब 5.8 है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मोमेंटम जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल हो जाएगी, रिड्यूस टू वन हाफ रिड्यूस हो जाएगी, या 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, या रिमेन सेम हो जाएगी। तो ये हम फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv²। अगर हम दोनों साइडों पर m को मल्टीप्लाई करवा दें, m काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 m.m v²। तो यहाँ पर राइट साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 mv² और m²v²। अब देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल m²v²। अब आपको पता है जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट किसका होता है, मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल p का स्क्वायर, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा, और मोमेंटम का स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन रखता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पर m की तो बेटा उसने बात ही नहीं की। देखें स्टेटमेंट बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसने मोमेंटम की बात की है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम डबल कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हमने मोमेंटम को डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन रख रही है, इंक्रीज हो जाएगी। m यहाँ पर मास उसने जिक्र ही नहीं किया, और 2 हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर हम इसको डबल करेंगे, ये हमारे पास 4 टाइम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो हम यहाँ पर करेंगे इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है 5.9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीन्यूएबल सोर्स एनर्जी। तो हमारे पास है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स जो हैं ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको हम आसानी से नहीं बना सकते। यहाँ पर बेटा हमारे एमसीक्यूज़ भी ख़त्म होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं से ना समझ लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।